चारों दिशाओं से खबरें जो आई, सब इन चार खांचों में समाई। राजा मंत्री चोर सिपाही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए चुनाव आयोग ने लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी। लखनऊ में दर्जन भर बदमाशों ने घर में घुसकर 3 लोगों को गोली मार दी और 2 नाबालिग बहनों को अगवा कर लिया। केरल में बेटे के चिढ़ाने से गुस्से में आई एक महिला पर अपने 14 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक आदमी पुलिस को अपनी परेशानी बताता नजर आया। इस आदमी का आरोप है कि आधी रात के बाद असलहे से लैस करीब आधा दर्जन बदमाशों ने उसके घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। और जब परिवार ने बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी, जिसके बाद बदमाशों ने घर में जमकर लूटपाट की और जाते वक्त परिवार की 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर अपने साथ ले गए। 2 सिस्टर को उनको लेके चले गए। हमारे मम्मी पापा हैं, बीवी उनको गोली मार दी है। परिवार की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। घर के मुखिया दीनानाथ ने इस वारदात के पीछे अपने पड़ोसियों पर शक जताया है। साथ ही 3 बदमाशों को पहचानने का भी दावा किया। 3 लक्ष्मण गाँव में का है वो 15 दिन पहले वो भी दौड़ा के मारे। पुलिस को इस पूरी वारदात की जानकारी देते वक्त घर का मुखिया बदहवास नजर आया, जिसे शांत कराते हुए एसपी अनुराग वत्स ने उसे पानी पीने को कहा। उसमें रहने वाला एक प्रेम बिहारी व्यक्ति है जिसने कि इन सब लोगों को हायर किया और उसके ही संलिप्तता के साथ ये लोग आए हैं, घर में घुस के उन्होंने मारपीट की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों बहनों को बदमाशों के कब्जे से रिहा कराने का दावा किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ लोग सरकारी अस्पताल के बाहर जमीन पर रखे एक शव को दिखाकर अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछने लगे। इस सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने 13 जनवरी की रात करीब 11 बजे एक आदमी को मृत घोषित कर उसका शव मॉर्चरी में रखवा दिया था। लेकिन मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये हैरान करने वाली बात सामने आई कि जिसे डॉक्टरों ने रात को 11 बजे मृत घोषित किया, असल में उसकी मृत्यु अगली सुबह 8 बजे हुई। मृतक के घर वालों को तब शक हुआ जब उन्होंने अगली सुबह शव पर उल्टी और पेशाब के निशान देखे। उसको जो है आपने जो है मोर्चरी में रखा और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। इट मींस आपने जानबूझ के, जो भी डॉक्टर था उसको जानबूझ के मारा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने जिंदा आदमी को मरा हुआ बताने के आरोपों से साफ इनकार किया और दावा किया कि उसे मृत हालत में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11:30 बजे उसको ब्रॉड डेड लाया गया और उसमें कोई भी जीवन के लक्षण नहीं थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और घटना की जांच कराने की बात कहते हुए अस्पताल प्रशासन मामले को टालने की कोशिश करने लगा। अस्पताल के लापरवाह रवैये पर मृतक के घर वालों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस को भी शक हुआ और उसने पीड़ित परिवार को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। थोड़ा सा डाउटफुल है और जांच भी की जा रही है। पीड़ित परिवार ने मांग की कि दोषी डॉक्टरों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको तुरंत जो अरेस्ट किया जाए और जो हमारी यही मांग है। पुलिस के अलावा इस मामले की जाँच के लिए एक मेडिकल टीम भी बनाई गयी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के करीबी असलम की जमानत अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेताओं के करीबी असलम वानी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 12 जनवरी तक जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बड़े दलित नेता रहे बाबू जगजीवन राम पर फिल्म बनाने के फैसले पर राजनीति न करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के राजसमंद में दूसरे धर्म के एक लड़के की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को आग लगाने और वीडियो बनाने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई। यूपी के आगरा में जूते के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे एमबीबीएस के छात्रों ने रैगिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान के बांसवाड़ा में एसीबी की टीम ने एक स्कूल प्रबंधक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में जमीन विवाद में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। राजस्थान के कोटा में एक एएसआई को महिला कांस्टेबल के घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रविंद्र जाडेजा ने सोशल मीडिया पर शेर के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पिंजरे में शेर को बहुत लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन असली मर्द उनके सामने होते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद कोलंबो में श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मार्च में 3 देशों की T20 सीरीज खेलेगी।
सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो नींबू निचोड़ने का हुनर सिखाते दिख रहे हैं। मैंगो ट्री। अरे तू ज्यादा मैंगो ट्री कौन नहीं, नींबू तो सही। अरे मैंगो ट्री नहीं, नींबू है। मध्य प्रदेश के बैतूल में उद्योग विभाग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां मौजूद एक कांग्रेस नेता ने अचानक हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उद्योग विभाग के जीएम रुपए लेकर खास लोगों को जमीन अलॉट कर रहे हैं, जिसके विरोध में बैतूल जिले के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सिद्दीक पटेल उद्योग विभाग की बैठक में पहुंचे और महाप्रबंधक आत्माराम सोनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे। इस प्रकार की दादागिरी नहीं कर सकते, इस प्रकार से पैसा खाने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे बीजेपी विधायक हेमंत खंडेलवाल बीच बचाव करने के दौरान भड़क गए। विधायक को गुस्सा करते देख कांग्रेस नेता सिद्दीक पटेल कमरे से बाहर चले गए। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद उद्योग विभाग के जीएम अपने कुछ सहयोगियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्दीक पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ही शहर की 2 कीमती जमीनों को अपने रिश्तेदारों के नाम करवाने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे और ऐसा नहीं होता देख अब झूठे आरोप लगा रहे हैं। उनके जो 2 भतीजे हैं, एक तो उनको अलॉटमेंट कराना चाहते थे, दूसरा मैंने जब पूर्व में बताया गया था वो HMT जमीन के लिए मुझ पर बहुत लंबे समय से दबाव बना रहे। वहीं कांग्रेस नेता के आरोपों पर बीजेपी विधायक ने उनको कोर्ट जाने की भी नसीहत दे दी। उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया को चैलेंज करना चाहिए, विभाग को पत्र लिखना चाहिए, लेकिन चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हक के लिए और इस तरह के व्यवधान करना पूरी तरह गलत है। बीजेपी विधायक की अध्यक्षता में बुलाई गई ये बैठक सूबे में नए उद्योगों को तलाशने की संभावनाओं पर थी, जो हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि हंगामा करने वाले कांग्रेस नेता भी एक बड़े उद्योगपति बताए जाते हैं। राजस्थान के अलवर में गौशाला के अंदर एक गाड़ी की खिड़कियों के कांच टूटे नजर आए। गौशाला के कर्मचारियों का आरोप है कि गौशाला की इस गाड़ी को बीती रात कुछ बदमाशों ने निशाना बनाया, जो गो तस्करी के मकसद से एक ट्रक में बैठकर गौशाला पहुंचे थे और गाय को चुराने की कोशिश कर रहे थे। आरोप ये भी है कि विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चलाई और ट्रक के नीचे कुचलकर गौशाला के कर्मचारियों को जान से मारने की कोशिश की। फायरिंग करके इस गाड़ी में रिवर्स करके और इसमें टक्कर लगाई तो हम लोग मरवा से बचे सगड़े। घटना की खबर जैसे ही इलाके में फैली तो लोग सड़क पर उतरे और गो तस्करों पर कार्रवाई की मांग करते हुए ट्रैफिक जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए और गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हुई। आगे ऐसी घटनाएं नहीं होने देंगे और इधर गश्त ज्यादा बढ़ाएंगे। पुलिस ने दावा किया कि जिस ट्रक में बैठकर बदमाश गाय चुराने पहुंचे थे उसे जब्त कर लिया गया है और साथ ही इस मामले में कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। केरल के कोल्लम में पुलिस स्टेशन में बैठी एक महिला अपने दुपट्टे से फंदा बनाती दिखी। इस महिला को पुलिस ने अपने बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई जहां जया नाम की ये आरोपी महिला अपने दुपट्टे से फंदा बनाकर पुलिस को ये समझाने लगी कि उसने कैसे अपने बेटे को गला घोंटकर मार डाला। जानकारी के मुताबिक महिला की अपने 14 साल के बेटे जीतू से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी दौरान बेटे ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो उसकी मां को इतनी नागवार गुजरी कि वो अपने गुस्से पर काबू न रख पाई और उसने अपनी शॉल से बेटे का गला घोंट दिया। आरोप है कि इसके बाद उसने शव को जलाकर केले के खेत में दफना दिया। 2 दिन बाद पुलिस ने आरोपी महिला की निशानदेही पर उसके बेटे का शव बरामद कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फिल्म पद्मावत का विरोध कर रहे लोगों को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें फिल्म पद्मावत को मिले सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को अवैध बताया गया था। याचिका में कहा गया था कि फिल्म पद्मावत के रिलीज होने के बाद अगर देश में दंगे जैसे हालात बनते हैं तो इसके लिए फिल्म जिम्मेदार होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले में पहले ही आदेश जारी हो चुका है और सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद इसमें दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक नाबालिग बच्ची की मौत के मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने कठुआ में हुई एक नाबालिग बच्ची की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 3 बच्चों को अपना शिकार बना चुके तेंदुए के खौफ की वजह से लोग रात को चौकीदारी करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में परंपरा के विपरीत एक दुल्हन घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कंपनी में आग लग गई। मध्य प्रदेश के गुना में जमीन विवाद में एक आदमी की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गोवा के वास्को में हाईवे पर अमोनिया गैस से भरा एक टैंकर पलटने के बाद एक गांव को खाली करवाना पड़ा, जबकि सांस लेने में तकलीफ के बाद 2 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
यूपी के मुरादाबाद में फंदे में फंसे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद निकालकर जंगल में छोड़ दिया। कर्नाटक के मैसूर में एक साथ 10 से ज्यादा मानव खोपड़ी मिलने का मामला सामने आया। विदेशी छात्रा के रेप के आरोपों में पीपली लाइव के निदेशक महमूद फारूकी को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बांग्लादेश में खेली जा रही 3 देशों की वनडे सीरीज की टिकटों पर बांग्लादेश शब्द गलत लिखे जाने को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांगी। पिछले साल खराब प्रदर्शन के बाद इस साल फरवरी में होने वाली एशियाई बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में भारत अपनी मजबूत टीम उतारेगा, जिसमें पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत शामिल होंगे। दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में बड़ी संख्या में व्यापारी हाथों में काले झंडे लेकर नारेबाजी करने लगे। ये लोग एमसीडी की तरफ से की जा रही सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे और विरोध जताने के लिए प्रदर्शन करने लगे। यहाँ ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया था, लिहाजा इसे सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे व्यापारी ने खुली हुई कुछ दुकानों को बंद करा दिया। अभी भी फिलहाल जो है घूम कर मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं उन्हें बंद करने के लिए कह रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों का आरोप है कि एमसीडी ने बगैर नोटिस के कार्रवाई की। एमसीडी ने हमसे पैसा लिया है, नक्शा हमारा कमर्शियल पास हुआ है और बिना नोटिस के सील हुई हैं दुकानें। एमसीडी से नाराज व्यापारियों ने दक्षिण दिल्ली के करीब 11 मार्केट को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन बंद का मिला जुला असर ही देखने को मिला। दिल्ली के कई इलाकों में एमसीडी लगातार सीलिंग की कार्रवाई कर रही है, जिसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब व्यापारियों ने एमसीडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए हैं। अगर 15 साल जब आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे तब नहीं पता था इनलीगल दुकानें हैं। व्यापारी सीलिंग के अलावा एमसीडी की तरफ से लगाए जा रहे कन्वर्जन चार्ज को लेकर भी खासे नाराज हैं। उनकी दुकानें सील की जाती हैं या फिर कन्वर्जेंस चार्जेस लगाए जाते हैं तो उन्हें काफी घाटा होगा। प्रदर्शनकारी व्यापारियों का आरोप है कि एमसीडी की कार्रवाई से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में सरकार को उन लोगों की सुध लेनी चाहिए। वहीं व्यापारियों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी उनसे मिलने पहुंची और मौजूदा केजरीवाल सरकार और तब की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। उस समय की कांग्रेस की सरकार की फितरत के मुताबिक ये काम हुआ और आम आदमी पार्टी ने उसको आगे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी सांसद ने एमसीडी का बचाव किया। एमसीडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उस आदेश को मानने के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। हालांकि सीलिंग की कार्रवाई और आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच हालात न बिगड़े, इसके लिए बंद के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। गोवा में कुछ लोग एयरपोर्ट के बाहर लॉबी में सोते नजर आए। यहाँ टैक्सी ऑपरेटरों के हड़ताल पर जाने की वजह से करीब 18,000 टैक्सियां सड़क से नदारद रहीं, जिसकी वजह से देश विदेश से गोवा घूमने आए सैकड़ों सैलानियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल की वजह से एयरपोर्ट के बाहर कई सैलानी टैक्सी का इंतजार करते दिखे। I was supposed to take a taxi, but finally I had to take 3-4 buses. बहुत प्रॉब्लम हुई हमें पता भी नहीं था कि कैसे आना है। दावा किया जा रहा है कि एयरपोर्ट से चलने वाली पीली और काले रंग की प्रीपेड टैक्सियां सुबह कुछ देर के लिए काम पर आईं, लेकिन बाद में 350 टैक्सियों का ये बेड़ा भी हड़ताल में शामिल हो गया। टैक्सी ऑपरेटरों ने राज्य सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि एयरपोर्ट पर फंसे सैलानियों की मदद के लिए राज्य सरकार ने 25 बसों का अलग से इंतजाम करने का दावा किया। गोवा में टूरिज्म के लिहाज से ये सीजन सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू करने के बावजूद भी टैक्सी ऑपरेटर हड़ताल पर अड़े हैं। भारत और चीन के बीच एक बार फिर डोकलाम को लेकर गहमागहमी तेज है। हालांकि चीन ने साफ कर दिया है कि डोकलाम में जो निर्माण हो रहा है वो पूरी तरह जायज है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि डोकलाम में जो निर्माण चीन करा रहा है वो उसके सैनिकों की भलाई के लिए है। चीन ने इस निर्माण को वैध बताया है। इससे पहले डोकलाम में चीनी निर्माण की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इन तस्वीरों के जरिए केंद्र सरकार को घेरा था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस तरह की खबरों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार डोकलाम पर लगातार नजर बनाए हुए है। झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर आती दिखाई दी, जिसमें ना तो कोई चढ़ा और ना ही कोई उतरा। देश की सबसे कम दूरी के बीच चलने का रिकॉर्ड बनाने वाली धनबाद कुसुंडा ट्रेन रेलवे के लिए अब सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि पिछले कई महीनों से इस ट्रेन को एक भी यात्री नहीं मिला। 10 बोगी वाली ये ट्रेन रोजाना धनबाद से खाली आती है और बिना यात्री लिए कुसुंडा पहुंच जाती है। ये ट्रेन मात्र 3.5 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसका किराया 10 रुपए है और यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट घर भी बगल में है। लेकिन फिर भी पिछले 1 महीने से इस ट्रेन में सवार होने के लिए एक भी टिकट नहीं कटा। अभी तक एक को टिकट नहीं बेचे हैं, लेकिन टिकट नहीं बिकता, डिमांड नहीं है। न तो इस पर यात्री सफर करते हैं, न ही इससे कोई लाभ होता है। बावजूद
रेलवे को नुकसान हर दिन है। जब न्यूज 18 इंडिया की टीम इस ट्रेन में सवार होकर कुसुंडा स्टेशन पर पहुंची तो वहां टिकट काउंटर भी बंद मिले, जिसकी खबर मिलते ही स्टेशन कार्यालय को फौरन खोला गया, जबकि लोगों का आरोप है कि रेलवे ने जबरदस्ती इस ट्रेन को चलाया है और इतनी कम दूरी के बीच ट्रेन चलाकर उसे धोखे में रखा गया है, क्योंकि इस ट्रेन का फायदा किसी और को नहीं मिलता। महीनों से देख रहे हैं कि इससे न कोई उतरता है, आदमी न चढ़ता है। ये रेलवे सिर्फ आईवास कर रही है कि हम ट्रेन चला रहे हैं। वहीं अब रेलवे के अधिकारी भी इस ट्रेन से होने वाले नुकसान को समझने लगे हैं और जल्द इस पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। फिलहाल उसमें जितना पैसेंजर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। हम देखेंगे समय के हिसाब से उसको हम लोग निर्णय लेंगे। रेलवे प्रशासन भविष्य में कोई यात्री नहीं मिलने पर इस ट्रेन को बंद करने पर विचार कर सकता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के गांव में लोक गायिका ममता शर्मा का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पर बसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी तेज की और सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी फिल्म पद्मावत के विरोध में भड़काऊ बयान और धमकी देने का सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करने की सिफारिश की है। चुनाव आयोग ने अपनी ये सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। चुनाव आयोग ने माना कि इन विधायकों को लाभ का पद मिला। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर सीधे सीधे हमला करते हुए चुनाव आयोग के इस फैसले को पीएम मोदी के एक अधिकारी का फैसला करार दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। कभी ये नियुक्ति हुई ही नहीं, तो ये सुनवाई इलेक्शन कमीशन में ये चल रही थी कि जो नियुक्ति ही नहीं हुई, जिस नियुक्ति को ही पूरी तरह एब इनिशियो नल एंड वॉइड कर दिया, क्या उस पे लाभ के पद का मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है कि हाँ चल सकता है। अब मुकदमा जब चल सकता है तो मुकदमा तो चलेगा। अभी तक मुकदमा नहीं चला, मौका नहीं मिला, सुनवाई नहीं हुई, एक तरफा कार्रवाई सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्योति जी गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं, मोदी जी के प्रधान सचिव रहे, मुख्य सचिव रहे, उनका जन्मदिन 23 जनवरी को है। 23 जनवरी 2018 को ज्योति जी 65 साल के हो जाएंगे। इस कारण सोमवार को वो रिटायर हो रहे हैं। आज शुक्रवार है, सोमवार को रिटायरमेंट से पहले वो एक आनन फानन में एक ऑर्डर लाना चाहते हैं जो बिल्कुल गलत है, इलीगल है। तो अब आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे, इसके बाद जाकर अपनी बात करेंगे? तो सबसे पहले तो जनता से ये बात कहेंगे कि देखिए आप लोगों ने जिनको चुन के भेजा उसको किस तरीके से ये लोग हटाना चाह रहे हैं, कैसे ये प्रजातंत्र का खून कर रहे हैं, ये सबसे पहले तो हम जनता को बताएंगे। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर गाज गिरने पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। बीजेपी नेता श्याम जाजू ने केजरीवाल पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया। 20 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू जी। सर, किस तरीके से आप इस पूरे के पूरे मूव को देखते हैं? संविधान के अनुच्छेद 1021A 191(1)A के अनुसार कोई भी दिल्ली विधानसभा का सदस्य दूसरा लाभ का पद ले नहीं सकता, इस प्रकार का प्रावधान है। राजस्थान के जयपुर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने फिल्म पद्मावत को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट से रिलीज की इजाजत मिलने के बावजूद सुखदेव सिंह ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को धमकी दी, जिसके लिए उन्होंने एक वीडियो संदेश का सहारा लिया। आरोप के मुताबिक इस वीडियो में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने फिल्म पद्मावत को सर्टिफिकेट जारी करने वाले सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नहीं आने देने की धमकी दी। प्रसून जोशी राजस्थान में नहीं घुसने देंगे। जहां हमें ये बंसाली और प्रसून जोशी मिल जाएगा, वहां हमारे करणी सेना के लोग चप्पलें और जूते लेके इनके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। करणी सेना के रुख से तय है कि 25 जनवरी से शुरू होने जा रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पर भी फिल्म के विरोध की छाया पड़ चुकी है। लेकिन भड़काऊ बयान देने का बयान सिर्फ राजपूत समुदाय से जुड़े संगठनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस विवाद में कुछ राजनीतिक चेहरे भी कूद पड़े हैं, जिसमें तेलंगाना से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने भी फिल्म पद्मावत को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया। आरोप है कि बीजेपी विधायक लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। प्रकार से विरोध करना है करिए, थिएटर जलाना है, थिएटर तोड़फोड़ करना है, किस प्रकार से करना है आप विरोध करिए, लेकिन प्रार्थना है कि कोई भी मूवी देखने ना जाए। भड़काऊ बयान देने के दौरान बीजेपी विधायक राजा सिंह ने एक बार फिर फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया। फिल्म पद्मावत के विरोध में राजनीतिक चेहरों के साथ राजपूत समुदाय से जुड़े दूसरे संगठन भी कदम ताल कर रहे हैं। इसके लिए वो भी भड़काऊ बयान का ही सहारा ले रहे हैं।
जिसके तहत करणी सेना ने महाराष्ट्र के थिएटर मालिकों को पद्मावत रिलीज करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। हम जलाएंगे, हम थिएटर एक भी सही नहीं रखेंगे। भंसाली जैसे कुछ लोग इतिहास के साथ हमेशा मजाक करते आ रहे हैं, आप इन्हें इनका उत्तर दीजिए। करणी सेना समेत कई राजपूत संगठनों का दावा है कि फिल्म की रिलीज को लेकर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजपूत समाज की जन भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। हालांकि करणी सेना की धमकी सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। इसका असर देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फिल्म पर रोक लगा चुका गुजरात भी शामिल है। यही वजह है कि यहाँ थिएटर मालिक पद्मावत की रिलीज को लेकर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। निर्दोष लोग मर जाएगा, नुकसान होएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? इसीलिए हम अभी सोच रहे हैं कि गुजरात सरकार पुलिस बंदोबस्त के साथ कुछ डिसीजन लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। फिल्म के विरोध को देखते हुए गुजरात के मल्टीप्लेक्स मालिकों ने पुलिस के साथ बैठक की और फिल्म रिलीज करने के हालात में पुलिस से सुरक्षा की मांग की। हरियाणा के रोहतक में कुछ लोग पुलिस की गाड़ी से एक महिला का शव उतारते नजर आए। ये शव हरियाणवी गायिका ममता शर्मा का था। हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ममता शर्मा हरियाणा में भजन और रागनी गाने के लिए मशहूर थी। परिवार का दावा है कि कलानौर की रहने वाली 45 साल की ममता शर्मा 14 जनवरी को किसी कार्यक्रम के लिए गई थी और वापस नहीं लौटी। इसके बाद 15 जनवरी को ममता के बेटे ने कलानौर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ममता के बेटे का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। टाइम ज्यादा लिया पुलिस ने, नहीं तो मेरी मम्मी आज सही हालत में होती है। ममता के पति रमेश कुमार का दावा है कि ममता की किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी और न ही पैसों को लेकर कोई लेन देन ही था। हमारे को तो हमारे को तो किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं था। हफ्ते भर से लगातार रेप और हत्या की खबरों के बीच हरियाणा में एक और मशहूर गायिका की हत्या से लोग सकते में हैं। फिलहाल कलानौर थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में ममता के कानों की बालियां, गले की चेन और 3 सोने की अंगूठियां सही सलामत मिली है। ऐसे में पुलिस को इस वारदात के पीछे किसी परिचित का हाथ होने का शक है। पुलिस फिलहाल ममता के ड्राइवर मोहित से पूछताछ कर रही है, जिसके साथ ममता रविवार को एक कार्यक्रम के लिए निकली थी। पुलिस हर पहलू से इस केस की जांच कर रही है, जल्द ही इस केस का हम खुलासा करेंगे। खास बात यह है कि ममता शर्मा का शव रोहतक के बलियानी गांव के पास एक खेत से मिला है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गांव है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में 20 साल की हरियाणवी फोक सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की सोनीपत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस के कुछ अधिकारी मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के हॉस्टल के एक कमरे की पड़ताल करते नजर आए। हॉस्टल के इसी कमरे से 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ था, जिसकी खबर स्कूल प्रशासन ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हॉस्टल स्टाफ से पूछताछ करने के साथ कमरे की भी बारीकी से जांच की। शुरुआत में ये आशंका जताई गई कि शायद तबीयत बिगड़ने की वजह से लड़की की मौत हुई, लेकिन शव की जांच करने पर डॉक्टरों को उसके गले पर एक निशान दिखा, जिससे मौत की गुत्थी उलझ गई। गले पे थोड़े निशान थे। हॉस्टल के स्टाफ ने संदिग्ध हालात में शव मिलने के बाद तुरंत एक एम्बुलेंस को बुलाया और लड़की को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर की जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल के हॉस्टल में शव मिलने से प्रशासन भी हरकत में आया और सोनीपत के एसडीएम के साथ प्रशासन के कई आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। मामले की जानकारी लेने के बाद एसडीएम ने भरोसा दिया कि घटना की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि सच सामने आ सके। जो भी इन्वेस्टिगेशन निकल कर आएगा, किसी तरह से कार्रवाई हर जो है दृष्टिकोण से हम उसका ध्यान रखते हुए। इस दौरान मृतक लड़की के घर वाले भी अस्पताल में मौजूद थे, जिन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीएसएफ के कुछ जवान पाकिस्तानी सैनिकों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई दिए। भारतीय सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पर बसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और बीते 24 घंटे में कई बार सीमा पर बसे गांवों पर हमला करते हुए जमकर गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, कठुआ, सांबा, अरनिया और हीरानगर समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के हमले में आरएसपुरा में 2 नागरिकों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन अभी भी चल रहा है। हैवी शेलिंग आरएसपुरा सेक्टर में की जा रही है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। जबकि कठुआ में पाकिस्तान की गोलाबारी की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जम्मू रेफर कर दिया गया।
इसके अलावा पाकिस्तानी फौज ने सांबा के रामगढ़ को भी निशाना बनाया और इस इलाके में रहने वाले लोगों के मकानों पर लगातार मोर्टार दागे, जिसकी वजह से न सिर्फ यहां की इमारतों को नुकसान पहुंचा बल्कि 2 आम नागरिक भी जख्मी हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे इलाज के लिए जम्मू भेजा गया है। हमारी 2 डेथ्स हो गई हैं और लगभग 10 लोग जो इंजर्ड यहाँ पे आए थे उनको शिफ्ट किया गया जम्मू जेएमसी के लिए। इसी तरह अरनिया में भी सुबह के वक्त पाकिस्तान की ओर से गांव के काफी नजदीक फायरिंग की गई। काफी देर तक गांव के बाहर गोलाबारी की आवाजें आती रहीं। इस बीच जो इलाके सबसे ज्यादा इस फायरिंग की चपेट में आए हैं, भारतीय सेना के जवान वहां से लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी में चपेट में आए इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक या करीब 40 गांव। इसके साथ ही पाकिस्तान के रेंजर्स ने बीएसएफ की 20 चौकियों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन चल रहा है, लेकिन हैवी फायरिंग के बीच में हमारे भी जवान जहां पर मौजूद हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पूरी मोटार पॉइंट यहां लगे हुए हैं। इन चौकियों पर तैनात जवानों ने पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी का दिलेरी से जवाब दिया। सेना का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। इस बीच सरकार ने लगातार हो रही फायरिंग से लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है, जबकि गोलाबारी को देखते हुए अरनिया के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मुंबई की कमला मिल्स अग्निकांड के मामले में बीएमसी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। बीएमसी की जांच रिपोर्ट की जानकारी में जो शादाबाद की गई है, उनमें 29 दिसंबर की रात मोजोज बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध हुक्का पार्लर में हुक्के से निकली चिंगारी की वजह से आग भड़की। आरोप है कि मोजोज बिस्ट्रो की छत पर बने ढांचे में तेजी से आग पकड़ने वाले सामान का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से आग तेजी से फैली और जल्द ही बगल में बने वन अबव रेस्टोरेंट को भी अपने चपेट में ले लिया। जांच रिपोर्ट में हादसे के लिए दोनों रेस्टोरेंट के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कमला मिल्स के मालिक और टेरेस डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके साथ ही बीएमसी के 10 कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मुंबई पुलिस दोनों रेस्टोरेंट के सभी मालिकों को गिरफ्तार कर चुकी है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को श्रीनगर पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गोरखपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 25 और 26 जनवरी को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में गोरखपुर के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी के आगरा में पर्यटकों की सहूलियत के लिए भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पुलिस को 3 देशों की भाषा सिखाने को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट कर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग की। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में जुटे एसएसबी जवानों का एक दल दिल्ली में राजपथ पर अभ्यास करता नजर आया। होंडा मोटर्स ने एयरबैग में शिकायत के बाद अपने 3 मॉडल की करीब 23,000 गाड़ियों को वापस मंगा लिया। बिहार के सासाराम में मंदिर के जमीन विवाद में एक पुजारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बिहार के बेतिया में जेल में बंद एक कैदी की मौत के मामले में परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरियाणा के झज्जर में एक बस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। 29 चीजों और 53 सेवाओं पर जीएसटी कम होने से ऑयल और दूसरे सेक्टर के शेयरों में मजबूती से शेयर बाजार में तेजी जारी रही। सेंसेक्स 251 अंक उछलकर 35,512 पर बंद हुआ। निफ्टी 78 अंक ऊपर 10,895 पर पहुंच गया। आतंकी हाफिज सईद पर पाकिस्तान के नरम रुख के लिए अमेरिका ने उसे कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हेदर नौश ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में हाफिज के खिलाफ कार्रवाई करने की नसीहत दी। The Pakistani government has said that no case has been registered against this individual, Hafiz Saeed Sahib. We regard him as a terrorist, a part of a foreign terrorist organization. He was the mastermind, we believe, of the 2008 Mumbai attacks, which killed many people, including Americans as well. We have made our points and our concerns to the Pakistani government very clear. We believe that this individual should be prosecuted. The Pakistani government released him from house arrest not that long ago. We believe that he should be prosecuted to the fullest extent of the law. पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर के बेटे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर
अगम कुआं इलाके की दुकान से बच्चे की बॉडी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी विक्की प्रॉपर्टी डीलर का पड़ोसी है। उसने कर्ज चुकाने के लिए बच्चे को अगवा किया और परिवार से 25 लाख की फिरौती भी मांगी। पुलिस ने विक्की के पिता को भी गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है कि इस अपहरण में कहीं उसका भी हाथ तो नहीं है। जब इसका पीछा करने लगे तो मोटरसाइकिल चला के भागने लगा रेलवे पटरी के दूसरी साइड, तब इसको घेर के पकड़ा गया रैंसम मारने के क्रम में। जब इसे पूछताछ किया गया तो धीरे धीरे इस कांड का खुलासा हो गया। डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की नई फिल्म पद्मावत को लेकर जारी घमासान के बीच फिल्म का घूमर गाना फिर से जारी किया गया है। दीपिका पादुकोण पर फिल्माए गए घूमर गाने को लेकर पहले विवाद हुआ था, जिसकी वजह से फिल्म के निर्माताओं ने इस गाने का नया वर्जन जारी किया है। इस गाने में दीपिका पादुकोण घूमर डांस करती दिख रही हैं। पहले इस गाने में दीपिका पादुकोण की कमर की थोड़ी सी झलक दिख रही थी, लेकिन बवाल के बाद फिल्म में बदलाव हुए हैं और ये भी है कि अब इस गाने में दीपिका की कमर को कपड़े की एक लेयर से ढक दिया गया है।